निंदा के डर से कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलने के बाद इन निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव यादव, आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स ट्यूटोरियल। तो आज हम अपना वेक्टर का लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। वेक्टर के किस्से में से आज हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का खेल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बहुत ही मजेदार सा खेल है, समझिएगा। आप लोग के अभी तक जो आप क्लास फर्स्ट से क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं, उस पूरे सीन में आपने एक चीज तो पढ़ रखा होगा कि मल्टीप्लीकेशन के लिए चाहे आप डॉट का यूज करते थे, चाहे आप क्रॉस का यूज करते थे, दोनों आपको सेम चीज ला के देती थी। पर जैसे ही आप 11th में आते हैं और वेक्टर पढ़ते हैं, आपका ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको दो अलग अलग चीजें ला के देती हैं। होती तो दोनों मल्टीप्लीकेशन ही है, पर दोनों के जो रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल अलग अलग आते हैं। इसी खेल को हम आज समझेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दो कर लेते हैं इनको, एक साइड अपन डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, एक साइड अपन क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो खेलना बड़ा मजेदार सा सीन है, मजा जरूर रहेगा। आज तक हमने क्या पढ़ता है, मतलब अभी तक क्लास 10 तक एक ही चीज पढ़ते आए हो कि या तो आप डॉट लगाओ ये, या फिर आप ये लगाओ। दोनों सेम ही सेंस लेके आते हैं, किसका? मल्टीप्लीकेशन का, है ना भैया? सही बोला ना मैंने कि आप ये इस चीज का यूज करो या फिर इस चीज का, मतलब चाहे आप इस क्रॉस का चाहे आप इस डॉट का यूज करो, दोनों ही आपको मल्टीप्लीकेशन का सीन लेके आते हैं। दोनों आपके लिए सेम सेंस लेके आते हैं कि क्या करना, हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर हम इसे समझना चाहें एक बार कुछ खूबसूरत से एग्जांपल लेके, मान लो आप पे लिखा हुआ है कि 4 into 5, या फिर लिखा हुआ 6 into 4.5 लिखा हुआ है, या फिर 6 क्रॉस 5 लिखा हुआ है। अभी तक क्या था क्लास 10 तक, ये भी मल्टीप्लाई करके ही लिखना है हमें। इसका आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 30, या फिर छोड़िए यहाँ पे भी 4 यूज कीजिए, यहाँ पे हमने 4 रखा। दोनों ही सेंस में क्या आता था, सेम आंसर आपको मिलके देता था। ये क्या देता था? 20। मतलब दोनों के दोनों ही, चाहे आप डॉट यूज कर रहे थे, चाहे आप डॉट यूज कर रहे थे, या फिर आप क्रॉस यूज कर रहे थे, दोनों आपको क्या करके देते थे? मल्टीप्लाई करके देते थे। क्या करके देते थे? ये मल्टीप्लाई करके देते थे। मतलब अभी तक एज इट इज ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आपने डॉट लगाया तो दूसरा आपका आंसर आने वाला है, अगर आपने क्रॉस लगाया तो आपको दूसरा आंसर आने वाला है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा क्लास 10 तक, वो यही था कि चाहे हम इस चीज का यूज कर लें चाहे इस चीज का यूज कर लें, दोनों केस में अपने पास क्या आने वाला है? सेम आंसर आने वाला है। दोनों हमको क्या करके देते थे? मल्टीप्लीकेशन करके देते थे, ठीक है। अभी जैसे आपने वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट किया, पूरा खेल चेंज, पूरा सीन बदल गया। अब क्या होने वाला है? डॉट प्रोडक्ट आपको कुछ और देगा, क्रॉस प्रोडक्ट आपको कुछ और लाके दे देगा। ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों होगा, ये तो हम सीखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो आपको इतनी बातें अगर समझ में आ गई होंगी, तो हम इन प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। और ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको क्लास फर्स्ट टू क्लास 10 तक आप ये सीखते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। हटा देता हूं इसको। चलिए समझते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का सीन। अब सिंपल सी बात है, लिखा क्या है यहाँ पे? डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या यूज होने वाला है आपका? डॉट। वेक्टर में हम जब इस तरीके का कोई भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे? डॉट का यूज करेंगे। और जब इसका यूज करेंगे, क्रॉस, नाम से क्लियर यार, इस क्रॉस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका यूज करेंगे, इस सिंबल का यूज करके जब कोई भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज मतलब कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर इसके यूज करके किसी में किया, तो मतलब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है भैया। तो बेसिकली यूज किस में कर रहे हैं? वेक्टर में कर रहे हैं। तो इसके कुछ सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, सिंपल सी लॉजिक्स होती है, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या रूल आपको दे रखा है कि वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या बन के देगा आपको? स्केलर।
क्या बन के देगा, स्केलर। वेक्टर डॉट वेक्टर क्या बन के देगा, स्केलर देगा। और यही कारण है कि हम इस डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, क्यों, क्योंकि जब हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आंसर आता है, हमें स्केलर मिलके देता है। इसी कारण से हम डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अपना क्रॉस प्रोडक्ट वाला सीन देख लेते हैं क्या है, इसको भी ड्रामा क्लियर करते हैं। सॉरी यार, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि जब भी वेक्टर, ये भी वेक्टर का ही मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है, तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये क्या निकल के देगा, ये देगा आपको वेक्टर। ठीक, तो जब वेक्टर और वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आंसर भी हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। और जब किसी वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक, और क्योंकि वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, इसी कारण से हम क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम देते हैं यहाँ पे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे क्या नाम देते हैं, जी बिल्कुल, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, क्या नाम देते हैं इसे, क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम देते हैं, जो नाम होता है उसका क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, बढ़िया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये मान लेते हैं आपका पॉइंट फर्स्ट हो गया। ठीक, पॉइंट सेकेंड, पॉइंट सेकेंड में क्या करेंगे, इसमें हम क्या यूज करने वाले पता है, बिल्कुल। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सपोज कर लो आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट, एक अपने पास है वेक्टर बी। ठीक है, हमने दो वेक्टर का एग्जांपल लिया, एज यूजुअल हमेशा लेते आ रहे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मान लीजिए आपका कोई वेक्टर, कोई चीज आता है, कुछ भी आता है, वो स्केलर क्वांटिटी होगी, ये मत लिख देना वेक्टर सी। अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला अपने पास, जब वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आता है, स्केलर, तो ये यहाँ पे ऊपर से गायब हो जाएगा एरो। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि ये होता है वेक्टर का सिंबल, और ये जो सी है ये तो वेक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई भी एक कांस्टेंट होगा, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अभी वेक्टर में मूव करते हैं हम। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को, तो इसमें क्या होगा, सब वही सेम एग्जांपल में यहाँ पे लेके आते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या देगा, वेक्टर सी। सी क्या है, इनका कोई सभी प्रोडक्ट है, यानी कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर इनका है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है, कोई भी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है ये वेक्टर सी, और ये इस पे वेक्टर का साइन होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या देता है हमको, वेक्टर प्रोडक्ट देता है। तो अगर हम इतनी बातों को अगर फिर से समझने की कोशिश करें, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, दो तरीके से करते हैं। पहला करते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट का यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक, तो पहला इसका जो फॉर्मूला आपके पास एक सिंपल सा रूल निकल के आता है, वो क्या होता है कि वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर होता है। क्या होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है। और क्योंकि ये वेक्टर डॉट वेक्टर करने पे हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, सेम सीन यहाँ पे क्रॉस में आइए देखते हैं कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या निकल के देता है आपको, वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकल के देता है, एक वेक्टर देता है, एक और नया वेक्टर फॉर्म होता है। और ये जो वेक्टर होता है, ये क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो वेक्टर ए, अगर अपने पास दो एग्जांपल है, सपोज कर लो कोई भी एक अपने पास वेक्टर ए है, एक एग्जांपल,
एक एग्जांपल अपने पास क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों को इसी में यूज करने वाला है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस क्या होगा, हमेशा एक सी होगा, मतलब सी कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सी डी ई कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई इसमें रूल नहीं है, ठीक। बस हाँ इतना ध्यान रखना होगा कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, ये हमेशा क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एरो नहीं होगा क्योंकि ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक। अभी वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने चल जाए तो हमें एक नया वेक्टर निकल के देगा, एक नया वेक्टर फॉर्म होगा, और ये जो होगा क्या होगा, एक नया कोई वेक्टर होगा, वेक्टर सी, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके केस में। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं आखिर। तो फॉर्मूला पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट अपना। थर्ड पॉइंट जो हमको निकल के देगा वो ये देगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक। क्या निकल के देता हमको, नहीं, अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है, वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक। अब इसमें थोड़ा चीजों को समझ लेते हैं क्या क्या है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब क्या निकालते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसमें क्या फॉर्मूला हमारे पास आता है, वेक्टर सॉरी क्या आता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस का थीटा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है इसका, जिसमें ये होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है किसका, वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये भाई साहब आपके होते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ठीक। ये जो थीटा होता है आपको हमेशा से पता है, ये थीटा किस चीज का होता है, कौन सा थीटा होता है, ये वही थीटा होता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल होता है, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का क्या होता है, ये एंगल होता है, ठीक। ठीक, इतना समझ में आया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस का थीटा, ठीक है, जिसे हम सिंपली बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब इसमें ये क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है, जो मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है वो होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए इसके थर्ड पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सिर्फ यहीं पे सीन चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, चेंज क्या होगा दोनों में, बस ये वाला पोर्शन का चेंज करना है हमें, ठीक है। डॉट में क्या होगा, कॉस थीटा, और क्रॉस में क्या होगा, साइन थीटा, ठीक। इसको अगर हम समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यहां पे ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये वही चीज, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक। फिर से समझिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन का थीटा, ठीक है।
यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा, ये मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी होगा, थीटा जो होगा ए और बी के बीच का एंगल होगा। ठीक, अभी आप इस फॉर्मूले को अगर याद करना चाहो तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको चाहे आप याद कर लो, चाहे आप ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो, बहुत अच्छी बात, क्योंकि कोई बहुत टिपिकल सा फॉर्मूला नहीं है। ठीक, फिर भी अगर आप कॉस और साइन में कंफ्यूज हो गए अगर फ्यूचर में कि किसमें कॉस का यूज किया जाता है, किसमें साइन का यूज किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट में, तो छोटा सा इतना याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सी होता है, तो दोनों प्रोडक्ट में एक ही बार सी आता है। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें एक बार सी इन्वॉल्व हो गया तो इसमें कॉस नहीं इन्वॉल्व होगा। जिसमें सी आ गया पहले उसमें सी नहीं आएगा फॉर्मूले में, जिसमें सी नहीं आया फॉर्मूले में उसके फॉर्मूले में सी यानी कि कॉस आएगा। आप ऐसे याद ही कर सकते हो, याद करने के लिए कोई बहुत ऐसा रूल एज इट इज नहीं है ये। ठीक है, तो क्रॉस में क्योंकि यहाँ पे सी आता है तो फॉर्मूले से कॉस गायब हो जाता है, फॉर्मूले से सी गायब हो जाता है, और डॉट में सी नहीं आता है तो फॉर्मूले में सी आ जाता है। ठीक, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो आप इसको चाहो तो नोट कर लो, बहुत ही इजी से नॉर्मल सी चीजें हैं, बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट कर लो और फिर हम इनको थोड़ा ब्रॉडली थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए इनको हटाते हैं। अरे यार, दोनों ही केस में चाहे आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो चाहे आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो। ठीक है, चलो यहाँ पे लगाते हैं अपना डॉट प्रोडक्ट। इधर अपना क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, दोनों ही केस में एक चीज में याद रखना है, किसका यूज हुआ है, एंगल का यूज हुआ है। आप चाहे डॉट में देख लो तो डॉट में यूज हुआ है किसका, कॉस थीटा का। क्रॉस में किसका यूज हुआ है, यहां पे भी एंगल यूज हुआ है। एंगल किस फॉर्म में यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ आपका साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक, समझिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ है, एंगल का यूज कॉस थीटा के फॉर्म में हुआ है और क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल का यूज साइन थीटा के फॉर्म में हुआ है। ठीक, समझ में आया? अब पहले लेक्चर में आई थिंक या सेकंड लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ लिया कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं दो वेक्टर के बीच में। ठीक, जो पहला किस्सा था या फिर दूसरा किस्सा आई थिंक मुझे क्लियरली आती है, बट उनमें क्या पढ़ लिया था हमने, आई थिंक सेकंड वाले में, कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किसका, थीटा यानी कि एंगल का, थीटा यानी कि एंगल का, तो वही रूल लगाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम वेक्टर को उन्हीं तरीके से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से कंबाइन करेंगे। तो क्या था रूल, याद ही होगा आपको कि जब भी हमें एंगल फाइंड आउट करना होता था किसी भी दो वेक्टर के बीच से, तो क्या करते थे, या तो उनको टेल से टेल जोड़ देते थे या उनको क्या कर देते थे, हेड से हेड जोड़ देते थे। क्या करते थे, या तो हम टेल से टेल जोड़ देते थे या तो हेड से हेड जोड़ देते थे। ठीक है, चाहे टेल टेल लगा दो, टेल टेल, या फिर उनका सिर जोड़ दो, या फिर उनका हेड यानी कि सिर जोड़ दो। ठीक, आया समझ में क्या करना था, या तो आप टेल से टेल या फिर हेड से हेड, इतना आप कर दो तो आपका काम हो जाता था। ठीक, बस इसी रूल को फॉलो करते हुए हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। समझिएगा, मजा जरूर आएगा। ठीक है, चलिए इनको मैं हटाता हूं, आप नोट कर लिए होंगे, कुछ नोट करने वाला नहीं था यार इसमें, पहले का पढ़ा हुआ सब कुछ है ये। ठीक, अब छोटा सा आपका एंगल वाला टेस्ट होने जा रहा है कि क्या आपको एंगल निकालना आता है या फिर नहीं आता है। क्या आपको एंगल निकालना आता है या फिर नहीं,
यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे क्या यूज होता है क्रॉस में, साइन थीटा, यहाँ क्या यूज होता है, कॉस थीटा। ये याद रखना, ये मत भूल जाना, ना तो इसमें क्रॉस कॉस का यूज कर लिए इसमें साइन का, फिर तो भाई साहब बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक जो फॉर्मूला भी हमने लास्टली पढ़ा, इसका क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा। इसका क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी सॉरी साइन थीटा। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ये क्या देता है पता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड आया है ए डॉट बी का, और क्योंकि जो ए डॉट बी होता है ये क्या होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो हमारा यहां से काम हो गया, यहीं से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ही होती है। बट जैसे ही अपन क्रॉस प्रोडक्ट में मूव आउट करते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है आपके पास क्या, मैग्नीट्यूड, जो इस फॉर्मूले से आ जाता है। एक क्या होता है आपके पास, मैग्नीट्यूड, जो कि इस फॉर्मूले से आ जाता है। ठीक, और एक क्या होता है आपके पास, एक होती है आपके पास क्या, डायरेक्शन। क्या होती है, डायरेक्शन होती है, जो कि अभी हमें फाइंड आउट करना बाकी है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि क्या आता है, ए डॉट बी स्केलर होता है, तो इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड आ ही जाता है, और वही होता है डॉट स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट वाले सीन में आते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मैग्नीट्यूड तो मिल ही जाता है इस फॉर्मूले से, लेकिन भाई साहब डायरेक्शन की अभी भी क्या होती है, कमी होती है, डायरेक्शन अभी भी हमें नहीं मिला होता। तो क्या करना है, अब हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, क्योंकि वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मिल गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा रूल है एक, अगर मैं इसको हटा दूंगा के केस में क्या होता है, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है। तो डायरेक्शन दो रूल से आपने देखना है। पहला राइट हैंड रूल, जो कि मैं प्रेफर करता हूं सब, राइट हैंड रूल, इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल इसको हम कैसे समझेंगे, एक छोटे से एग्जांपल को लेकर समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एग्जांपल है कि आप पे एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए सॉरी मान लो ये कोई आप पे वेक्टर बी है। ठीक है, दूसरा कोई वेक्टर आपके पास क्या, ये वाला वेक्टर ए। ठीक, आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर ए। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताइए, जहां पे आपको वेक्टर ए इज इक्वल टू है 4 यूनिट्स, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है 5 यूनिट्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है, अगर आपका थीटा इज इक्वल टू दे रखा, मान लो कितना पता है, कितना, चलो अपन ने दे दिया इनको 60। ठीक, थीटा की वैल्यू क्या दे दी रखी है हमें 60 डिग्री। तो क्या करना है हमें, बेसिकली हमें जो अगर एंगल फाइंड आउट करना होता है तो क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट में रूल तो याद है ना, क्या पहले या तो टेल से टेल ज्वाइन कर दो या तो हेड से हेड कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, टेल से टेल कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग का सीन याद होगा, यहां से इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो क्या बन के आपके पास दिखेगा, ये फाइनली आपको ये दिखेगा। ठीक है, ए वेक्टर जिसकी यूनिट कितनी थी 4 यूनिट, इसका क्या है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको ऐसे हटा देते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, यही एंगल होगा, ये वाला एंगल तो नहीं होगा ना, इतना तो याद है, क्योंकि ये भी टेल और टेल को ही ज्वाइन करके ये वाला भी बना, तो ये वाला तो एंगल नहीं होगा, ये तो याद होगा, क्योंकि एंगल कौन सा होता था 0 से 180 डिग्री के बीच वाला होता था। ठीक, ठीक है,
तो ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। सबसे पहले अब हमें क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए। हमें क्या बताइए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्या बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट आप बता दीजिए। तो भाई साहब काम हो जाएगा अपना, अब मजा आ जाएगा, मजा सा। हाँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि ए क्रॉस बी अगर बता दीजिए तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है बता देते हैं क्रॉस बी। सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। क्वेश्चन आप इतना फाइंड आउट कीजिए, अगर पॉज करके आप कर रहा हो, नहीं तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं। मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कीजिए तब तक। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, 4 यूनिट, 4। फिर क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट, 5 पुट करेंगे यहाँ पे। फिर क्या है, साइन थीटा, साइन लिखा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री कर दिया। ठीक है, ठीक, आंसर फाइंड आउट करते हैं यहां पे। तो 4 इंटू 5 20 इंटू साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद ही होगी, ठीक। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से आप इसको डिवाइड किया आपने, कितना आ गया, 10। तो ये आ गया आपका 10√3 यूनिट। ठीक, ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या आ गया, आपके मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड कितना है, 10√3 आ गया। ठीक है, अब 10√3 आ गया, अब हमें क्या दूसरा फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन इसकी। क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एक बात फिक्स होती है डायरेक्शन के केस में, वो क्या होता है पता है, जो इस ए क्रॉस बी यानी कि जो वेक्टर सी आएगा आपका, सपोज कर लेते हैं जो आंसर आएगा वेक्टर सी आएगा। ठीक है, तो जो वेक्टर सी आएगा आपका, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के, किस प्लेन के, जो प्लेन वेक्टर ए और वेक्टर बी को कवर करता है। ठीक है, जो प्लेन वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंसिस्ट करता है, कवर करता है, उसके परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो आउटवर्ड होगी चाहे वो डाउनवर्ड होगी। जैसे यहाँ पे कौन सा प्लेन है, ये जो बोर्ड वाला प्लेन है, यही तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करता है, कंसिस्ट कर रहा है। तो जो वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा वो या तो ऐसे होगी यानी कि आउटवर्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, जो भी वेक्टर सी की डायरेक्शन होगी वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन जो होगी वो वेक्टर सी की डायरेक्शन जो होगी, यानी कि जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कोई भी दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में हमेशा कोप्लेनर होते ही होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, अब इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए आपके पास दो ही साइड है, या तो आप ऐसे हो जाओ वेक्टर सी, या तो ऐसे आ जाए या फिर अंदर की तरफ आ जाए। ठीक है, या तो वेक्टर सी यहां से आउटवर्ड हो या तो वेक्टर सी यहां से डाउनवर्ड हो। ठीक है, तो हमें ये तो रफ आइडिया तो हो गया कि वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी, या तो आउटवर्ड होगी या तो इनवर्ड होगी। ठीक है, अब इसको क्लियरली समझेंगे कि वेक्टर सी की डायरेक्शन कौन सी होती है। तो उसके लिए अपने पास क्या है, एक रूल है जिसको हम बोलते हैं क्या, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, ये आपके पास ये राइट हैंड है अपना, राइट हैंड तो पता ना सबको, हाँ, तो ये अपना राइट हैंड है,
ये थंब है, ठीक। करना क्या हमें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो वेक्टर बाद में, ठीक है, जिसके साथ में क्रॉस निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, जो पहले वेक्टर है यानी कि जिसका क्रॉस निकालना है, वेक्टर ए का क्रॉस निकालना है, वेक्टर ए पहले यहाँ पे है, तो वेक्टर ए पर क्या रखेंगे, अपना राइट हैंड पुट करेंगे, ठीक है। पाम किधर होगा, किस डायरेक्शन में, जो हमारा पाम होगा वो उस डायरेक्शन में होगा जिधर जिसके साथ में दूसरा, मतलब जिसके साथ में क्रॉस निकालना है या फिर जो दूसरा वेक्टर होगा। सिंपली समझे, जो भी वेक्टर पहले लिखा होगा उसके साइड उस पर अपना हाथ रखेंगे इस तरीके से, और पाम की जो डायरेक्शन होगी ये ओपन फेस की वो डायरेक्शन होगी दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, दूसरे वाले वेक्टर यानी कि वेक्टर बी की तरफ। और फिर क्या करना हमें, हाथ को अपने बंद करना है, क्या करना हमें, हाथ को अपने यूं बंद करना है, ठीक है। अब जो थंब की डायरेक्शन आ रही है ना, वही होगी किसकी, वेक्टर सी की डायरेक्शन। बात समझ में, बात समझ में आई। क्या करना है, फिर से वेक्टर ए पे अपना हाथ रखना है, पहले वाले वेक्टर पे क्या करना है, हाथ रखना है अपना राइट हैंड कुछ इस तरीके से पाम को, और पाम का जो फेस होगा वो उस तरफ होगा जिस तरफ हमें क्या निकालना है, जिस वेक्टर से हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि दूसरे वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए पर अपना हाथ रखेंगे, हमारे पाम का जो फेस होगा वेक्टर बी की तरफ होगा। क्या करना, अपनी मुट्ठी को यानी कि हाथ को क्या करना है, बंद करना है। और जो ये थंब की डायरेक्शन होगी यही होगी आपकी वेक्टर सी की डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड की तरफ है, बाहर की तरफ है प्लेन से। तो यहाँ पे वेक्टर सी की डायरेक्शन कौन सी होगी, आउटवर्ड, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि यहीं पे आपको दे रखा होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आई थिंक आपको राइट हैंड रूल इतना तो समझ में आ गया कि कैसे करेंगे। राइट हैंड लेंगे, सबसे पहले वाले वेक्टर पे अपना हाथ रखेंगे, उसकी साइड में पाम का फेस दूसरे वाले वेक्टर की तरफ रखेंगे, फिर अपने हाथ को बंद करेंगे। जो थंब की डायरेक्शन आएगी वही होगी क्या, आपकी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर सी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हाथ यहाँ पे रखा, पाम का फेस बी की तरफ, हाथ को बंद किया, थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो आपका क्या हो गया डायरेक्शन, आउटवर्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आउटवर्ड, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट लगा के। आउटवर्ड डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट लगा के, ठीक है। अभी ये वाला फंडा मैं समझाऊंगा ये कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि आउटवर्ड जब डायरेक्शन होती तो डॉट, और जब इनवर्ड डायरेक्शन होती तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस लगा के, ठीक है। इनवर्ड डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस लगा के, ठीक है। आउटवर्ड डॉट लगा के, इनवर्ड डायरेक्शन क्रॉस लगा के। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल सी की जो डायरेक्शन आई है वो आउटवर्ड आई है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फाइनल जो आंसर आता है अपने पास निकल के वो क्या आता है, 10√3 आउटवर्ड, ठीक है। बढ़िया, इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहीं पे चलिए इसको समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है, रख करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी फिर से फाइंड आउट करना है। ये आपका वेक्टर ए है, इधर आपके पास एक कोई वेक्टर सी बी है। फिर से वही रखते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है, 4 यूनिट, ठीक। वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, 6 यूनिट कर लेते हैं इस बारी, 6 यूनिट्स, ठीक। फिर क्या है, इन दोनों के बीच में थीटा जो दे रखा है इस बार आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक। अब थीटा कैसे फाइंड आउट करना, आपको भी पता है कि टेल से टेल को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो चाहे आप इसको एक बार क्वेश्चन को वैसे ही करें, फील आएगा आपको करने में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसकी कर लेंगे यहां से पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। तो आपके पास क्या बन के आएगा, वेक्टर ए, इधर आपका वेक्टर बी आ गया, ये थीटा बन गया आपका, थीटा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना, 4 यूनिट। बी इज इक्वल टू कितना वेक्टर, 6 यूनिट्स, ठीक। फाइंड आउट क्या करना है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है।
चलिए अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिल गया, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है कि ए हमें मिल गया है 4 यूनिट, बी है 6 यूनिट, थीटा है 30 डिग्री। वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे 4 यूनिट मतलब 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 4 इंटू 6 इंटू 1/2, 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 3 आया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड का जो सीन था वो आ गया कितना 12 यूनिट्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका आ गया 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट। अभी क्या फाइंड आउट करना है अपने को, डायरेक्शन का फंडा क्लियर करना है, ठीक है। क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन के लिए फिर से हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। इसमें करना क्या है, अपना राइट हैंड लेना है और सिंपली जो पहले वाला वेक्टर है उस पर रखना है, पाम की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में रखनी है जिधर अपना दूसरा वाला वेक्टर है। वेक्टर बी आपका इधर है, ये आपका वेक्टर ए है, सिंपली अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे, वेक्टर बी की डायरेक्शन में हाथ को क्लोज करेंगे, जिधर आपका थंब का डायरेक्शन होगा वही होगा वेक्टर सी, यानी कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एक बार फिर से समझते हैं इसको। सपोज कर लो आपके पास ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका राइट हैंड हो गया। करना क्या है, राइट हैंड को यहां पे रखना है बिल्कुल सीधे वेक्टर ए की डायरेक्शन में। फिर क्या है कि हाथ जो पाम का फेस होगा वो आपको वेक्टर बी की डायरेक्शन में रखना है और ऊपर करो, दिख नहीं रहा वो चीज। अरे ऐसे बोले, अरे यार ऐसे बोलता। जैसे सपोज कर लेते हैं आपके पास ये ब्लैक वाला मार्कर को हम वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है, और इस ब्लू वाले मार्कर को वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक। इनके बीच का एंगल कितना दे रखा अपने को 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका डायरेक्शन कितना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, राइट हैंड अपना लेना है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखेंगे, पाम का फेस वेक्टर बी की डायरेक्शन में रखेंगे, हाथ को करेंगे क्लोज यानी कि बंद। अभी आपके पास क्या आया, ये जो थंब आ रहा है ये जिधर होगा उधर ही होगा क्या वेक्टर सी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब इधर आया आपका, अंदर की तरफ आया यानी कि इनसाइड आया, तो क्या होगा इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन आएगा क्या होगा इनसाइड, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली इनवर्ड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वहां पे समझ आया, एक बार फिर से देखते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी की डायरेक्शन में हाथ को किया बंद, थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ, डायरेक्शन क्या आ गई इनसाइड या फिर इनवर्ड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले ही बताया रिप्रेजेंट इसको इनवर्ड को कैसे करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है। अच्छा एक क्रॉस और आउट डॉट का सीन क्या है इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखना चाहें कि ए क्रॉस बी कितना है आपका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि ए क्रॉस बी जो आपका आंसर आया है वो आया है 12 यूनिट्स इनवर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। और जैसे आप क्रॉस लगाओगे तो आप इनवर्ड नहीं भी लिख सकते हो, सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 यूनिट्स, इधर क्रॉस लगा दिए तो समझ में आ गया क्या है ये इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक। आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्रॉस और डॉट का सीन क्या है। तो मैं अभी हटाता हूं इसको। सपोज कर लो ये इनवर्ड और आउटवर्ड का सीन कुछ ऐसे है। ये मान लो आपके पास एक एरो है, ठीक है, एरो में पीछे ये लगा होता है ऐसे ऐसे समथिंग क्रॉस सा बना होता है ये, ठीक। अब होता क्या है, जब ये एरो है ये अपनी तरफ आ रही है, ठीक है, मतलब समझ लो ये ऐसे अंदर की तरफ है, ये एरो है, ये टिप वाला पोर्शन है जिसमें सिर्फ हमें ये इतना दिखाई देता है, और ये क्रॉस वाला इधर क्रॉस टाइप का सब कुछ बना समथिंग बना होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब एरो नीचे से बाहर की तरफ आती है तो हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ ये टिप वाला पोर्शन दिखाई देता है, ठीक है। कैसा दिखता है ये हमें, बिल्कुल लगभग थोड़ा डॉट सा दिखाई देता है ना। जैसे कोई एरो है अभी अंदर से बाहर की तरफ आ रही होगी तो हमें क्या दिखाई देगा, उसका फ्रंट वाला पोर्शन दिखाई देगा। कैसा होता है ये समथिंग डॉट सा होता है। तो इसीलिए जब कोई चीज की डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड होती है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं
जब भी कोई चीज अंदर जा रही होगी, सपोज कर लो ये तीर क्या होगी, अंदर जा रही होगी, तो हमें क्या दिखाई देगा, इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देगा जो कि समथिंग कैसा बना होता है, क्रॉस सा बना होता है। तो हम इसलिए जब कोई चीज इनवर्ट होती है या फिर जब भी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ट डायरेक्शन होती है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। जब एरो अपनी तरफ आ रही होगी यानी कि बाहर की तरफ आ रही होती है अंदर से, तो हमें उसका सिर्फ टिप वाला पोर्शन दिखाई देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉट, मतलब समथिंग डॉट सा दिखाई देता है। तो क्या होता है, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जब तीर अंदर की तरफ जा रही होती है तो हमें समथिंग क्रॉस सा दिखाई देता है, यानी कि तीर का पीछे वाला पोर्शन दिखाई देता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इनवर्ट डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यह आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नोट आउट करने वाला सीन है नहीं। अभी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने वाला जो रूल है उसको स्क्रू रूल से एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप राइट हैंड थंब रूल ही यूज करें। अभी स्क्रू रूल में क्या होता है, सबने पढ़ रखा होगा, ये वैसे पेन तो है नहीं, फिर भी आप समझ लो। सपोज कर लो ये स्क्रू है, ठीक है, ये इसकी सॉकेट है। होता क्या है, जब इसको ऐसे घुमाते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, ये होती है आपकी क्लॉकवाइज, ये हो गई आपकी कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये आपके पास ये डायरेक्शन है तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ये डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये कैसी होगी, सॉरी, ये कैसी होगी आपकी क्लॉकवाइज यानी कि CW, ये कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ACW। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, ये आपकी सॉकेट है, ये आपका स्क्रू है। अब होता क्या है, जैसे हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं यानी कि इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है यानी कि बंद होता है। आपने फील किया, अगर आपने कभी स्क्रू टाइट किया हो कि जब उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो होता क्या, ये बाहर की तरफ आता है। ठीक है, क्या होता है, जब क्लॉकवाइज करते हैं तो कैसे होता है, ये अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ट जाता है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या होता है, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ आता है स्क्रू। ठीक है, तो यही बस फंडा उठा के हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में पुट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में अप्लाई करना है, और स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। समझते हैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके। ठीक, मान लो आपके पास ये कोई एक वेक्टर है, वेक्टर बी, ये आपके पास वेक्टर ए। फाइंड आउट क्या करना आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सपोज कर लो इसका जो मैग्नीट्यूड है ऐसी आया है। अभी क्या पूछ रहा हूं आपसे कि डायरेक्शन बताइए क्या होती है। तो करना क्या था कि हमें कहां से चलना था, जो पहले लिखा होगा पहले वेक्टर जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर ए से किधर चलना है, हमें वेक्टर बी की साइड चलना है। क्या करना है, वेक्टर ए से क्या करना है, वेक्टर बी की साइड चलना है। ठीक है, चल लेते हैं। तो अब की बार स्क्रू, ये हमारा सपोज कर लो स्क्रू है, इसको कैसे घुमाएंगे, वेक्टर ए से वेक्टर बी की साइड में। तो वेक्टर ए से कैसे घुमाएंगे, वेक्टर बी की साइड में। वेक्टर ए लिया, किधर घुमाया, वेक्टर बी की साइड में। कैसे किया फिर से देखिए, वेक्टर ए से वेक्टर बी की साइड में घुमाया। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला सीन आया। और जैसा कि हमने पढ़ ही रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज जैसा ही सीन आएगा तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है यानी कि जो वेक्टर सी का डायरेक्शन है वो किधर आया, आउटवर्ड आया यानी कि बाहर की तरफ आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, वो जो होता है वो बाहर की तरफ निकल के आता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन में अगर सपोज कर लेते हैं कि क्या पूछ रखा होता है हमसे कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बता दीजिए, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि डी आया होगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को करना है हमें, वेक्टर की पोजीशन सेम है, एंगल सेम है, रखे सेम जगह पे है। ठीक है, किया क्या हमने, इस बार क्या करेंगे, वेक्टर बी का वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, स्क्रू लिया, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ घुमाया। कैसे किया, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घुमाया। ये कौन सा वाला सीन आ गया, क्लॉकवाइज वाला आ गया, इधर से इधर घुमाया। ठीक है, इधर से इधर घुमाया। कौन सा सीन आ गया, ये क्लॉकवाइज वाला सीन आ गया। और क्लॉकवाइज वाले सीन में हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है,
इनवर्ड डायरेक्शन होती है। इनवर्ड डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि वेक्टर ए क्रॉस बी यानी कि इधर से इधर जाना है, इधर से इधर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, और आउटवर्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सॉरी, इनवर्ड को क्रॉस से और आउटवर्ड को डॉट से। तो आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से, मतलब जो ए क्रॉस बी होगी उसमें डायरेक्शन होगी आउटवर्ड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, और जो बी क्रॉस ए करेंगे तो तो क्लॉकवाइज हमें घुमाना पड़ेगा अपने स्क्रू को, और क्लॉकवाइज घुमाने में क्या होता है? स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, तो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो होगी इनवर्ड, यानी कि यहाँ पे हम क्या सिंबल यूज कर लेंगे? क्रॉस का सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उतना मजा नहीं आता इसको करने में, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप राइट हैंड थंब रूल ही यूज करें। उससे आपके आंसर तो दोनों से सेम ही आते हैं, पर जब भी आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो तो क्या होता है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपली क्या करना है? अपने हैंड को ऐसे रखना है, जिधर वाला वेक्टर है दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन में अपना पाम रखना है, और फटाक से अपना हाथ बंद करना है, जिधर थंब का डायरेक्शन उधर होगी आपका वेक्टर सी का डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया होगा, आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया, स्क्रू रूल समझ में आ गया। ये दोनों फंडे अपने यूज किया है हमने, सिंपली इन दोनों का यूज किया है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अब डायरेक्शन क्यों फाइंड आउट किया? क्यों? क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट था इसमें क्या आया था? अपना वेक्टर क्वांटिटी आई थी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी तो प्रेजेंट होता है। मैग्नीट्यूड हमने फार्मूले से फाइंड आउट कर लिया था, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल का यूज किया था। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर लो अगर मन करे तो, फिर हम इसको हटा के कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, उनको समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक, दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? ठीक, अगर सपोज कर लो दोनों पैरेलल हैं, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों पैरेलल है। पैरेलल के केस में आपने पहले पर रखा है थीटा इक्वल टू कितना होता है? 0 डिग्री। अब ए क्रॉस बी में क्या होता है? ए बी साइन थीटा, इधर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, क्रॉस ऑर्डर प्रोडक्ट को इधर लाते हैं, ए बी साइन 0, ए बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री की 0 होती है। इसके साथ ही क्या हो जाएगा आपका? ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा क्या? 0 वेक्टर, यानी कि नल वेक्टर। ठीक है, सेम केस अगर हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे अपना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसमें क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। अब cos 0 इक्वल टू 1 होता है बिकॉज, तो हमारा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या निकल के आएगा आपका? ए बी, यानी कि इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैक्सिमम होगा, जबकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिनिमम यानी कि 0 वेक्टर या फिर 0 होगा। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको हटाता हूं मैं। दूसरा केस अभी पैरेलल वाला केस हो गया। अब क्या समझेंगे अपन? परपेंडिकुलर वाला केस। ठीक है, जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, ये आपके पास वेक्टर बी हो गया सपोज कर लेते हैं, और दूसरा आपके पास वेक्टर ए हो गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा? दोनों के साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, इधर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? पढ़ रखा पहले से, ए बी कॉस का थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा में थीटा की वैल्यू लाके पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जैसे रखेंगे ए बी साइन 90
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही होगा, 1 होती है। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी ए बी, और ये जो वैल्यू होती है ये क्रॉस प्रोडक्ट की मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती है। लेकिन जब भी हम इस कंडीशन में वेक्टर और ए और वेक्टर बी का डॉट फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे cos थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जैसे हम 90 रखेंगे, और आपको पता ही है कि cos 90 इज इक्वल टू होता है 0, cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। मतलब जब भी दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे तो इस कंडीशन में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम आएगा, लेकिन इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है, वहीं पे जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम आएगा और जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसी केस को आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि कोई भी दो वेक्टर ए और बी अगर परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिनिमम लाके देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक बार नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे एक और पॉइंट देखते हैं। इसको रफ करता हूं मैं। अभी जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा सीन है, आप समझिएगा। ठीक है, होता क्या है कि आपके पास सपोज कर लो दो एग्जांपल है, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, तो होता क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये किसके इक्वल हो सकता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल क्या है, हो सकता है। यहाँ पे जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपने लिया तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। लेकिन अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लें तो क्या होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना जरूर। क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है, जबकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है और क्यों होता है ये समझेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में जो डॉट प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, और वेक्टर में साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज होती है, क्या, डायरेक्शन भी होती है। ठीक, अब जो फॉर्मूला है उसमें क्या था, ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना था, तो ए और बी को चाहे 4 into 5 करके आप मल्टीप्लाई करो चाहे 5 into 4 करो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का बात करें यहाँ पे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो ए इक्वल टू 4 है और बी इक्वल टू 5 है। ठीक है, चाहे 4 into 5 करो चाहे आप 5 into 4 करो, दोनों केस में आपका आना है 20 है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो। ठीक, मतलब चाहे 4 into 5 करो चाहे 5 into आप 4 करो, आना आपका दोनों केस में क्या है, 20 ही आना है। ठीक है, लेकिन तो स्केलर प्रोडक्ट का केस क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट में, तो चाहे 5 4 करके 20 लाओ चाहे 4 into 5 करके 20 लाओ, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यही कारण होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। लेकिन जैसे हम क्रॉस के सीन समझने की कोशिश करेंगे तो क्रॉस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास डायरेक्शन की भी नीड होती है, तो मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का सेम आ जाता है, मैग्नीट्यूड तो इन दोनों का सेम आ जाता है, लेकिन जैसे हम डायरेक्शन के केस में समझते हैं दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, एक दूसरे के डायरेक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यही कारण होता है कि ये दोनों सेम नहीं होते हैं। कैसे उल्टा हो जाता है समझते हैं। मान लो वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। ठीक, इधर आपका वेक्टर ए है, इधर आपके पास क्या है, वेक्टर बी है, ये इनके बीच का कुछ थीटा एंगल है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। ठीक, तो यहां पे भी मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका, सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी,
अपोजिट आ जाएगी। कैसे आएगी अपोजिट? चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस का डायरेक्शन देखते हैं। तो वेक्टर ए वेक्टर बी, हाथ को किया क्या? वेक्टर ए की डायरेक्शन में हाथ रखा, पाम को किधर किया? वेक्टर बी की डायरेक्शन में क्लोज, थंब किधर हुआ? अंदर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड। तो क्या आ गई? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या आ गई? इनवर्ड आ गई, ठीक है। इनवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको याद ही होगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इधर क्या आ गया? क्रॉस, यानी कि इनवर्ड। अब सेम हम बी क्रॉस ए के केस में अप्लाई करते हैं। तो बी के केस में क्या करेंगे? हाथ को कहां रखेंगे? बी की डायरेक्शन में, पाम को किधर? ए की डायरेक्शन में। क्या करना है? बंद। अब की बार थंब की डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर आ गई? आउटवर्ड आ गई। आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? याद ही होगा, डॉट से। अब एक की डायरेक्शन आई है इधर अंदर की तरफ, एक की डायरेक्शन आई है इधर बाहर की तरफ। तो क्या है? दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ना, है ना, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। तो यही रीजन होता है कि वेक्टर के केस में क्या होता है, डायरेक्शन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। यही कारण होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाती है? एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं बताऊं। ठीक, हटा था इसको। इसमें करना क्या होता है कि अगर आप ये लिख दो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये इक्वल होता है, पता है किसके? माइनस ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ठीक, किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। कैसे इक्वल होता है समझते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन तो यहीं से हमने निकाल ली थी, कितना आया था? अंदर की तरफ। सेम वेक्टर को हम लेंगे, यहां पे समझते हैं। वेक्टर बी क्या था? ये था, ये आपके पास वेक्टर ए था, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जब इनके डायरेक्शन निकाला, ये क्या था? वेक्टर बी था आपके पास, इधर आपके पास वेक्टर ए था। पहली कंडीशन में जब डायरेक्शन निकाला वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ, इधर आपका वेक्टर ए था, सॉरी ये आपका वेक्टर बी था, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जब डायरेक्शन निकाला तो किधर आया था? अंदर की तरफ आया था, ठीक है। तो वो तो सही था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किधर आ गया? डायरेक्शन अंदर की तरफ। अभी क्या करना? दूसरा हमने केस जो लिया है इसमें क्या था? ये किससे इक्वल होगा? निगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर बी में होता क्या है? बस डायरेक्शन को क्या कर देते हैं अपन? रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पहले ही लेक्चर में क्या पढ़ रखा था? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर में होता क्या है? याद ही होगा आपको कि जैसे किसी वेक्टर के सामने निगेटिव लगता है फिर हम उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। उसकी डायरेक्शन सपोज कर लो पहले ये डायरेक्शन थी, फटाक से जैसे उसको निगेटिव से आपने मल्टीप्लाई किया उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। समझते हैं। वेक्टर बी में माइनस से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स, यानी कि अभी नीचे है, अब क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ। अब जब वेक्टर यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इधर रखा हाथ, इधर है आपका बी, क्या किया? वेक्टर बी है माइनस वाला और वेक्टर ए, इधर रखा आपने हाथ, इधर की तरफ किया पाम, ए की तरफ हाथ किया आपने बंद, अंदर की तरफ आ गई आपकी डायरेक्शन। यहां भी आपकी सेम डायरेक्शन आ गई। तो यहां से ये तो आपका प्रूफ हो गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, जबकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े, इन दोनों से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अभी ये तो इसका नॉर्मल फॉर्म हो गया, अभी हम कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसा होता है, बट हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। यहां तक के लिए थैंक यू।